हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करेंगे जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। बहुत फेमस ओड है ये कीट्स का, जो कि लिटरेचर में काफ़ी फेमस है और इसमें से जो लाइंस हैं वो काफ़ी बार कोट करी जाती हैं, नेट के एग्ज़ाम में भी आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो like I said, Ode on a Grecian Urn, it was written by John Keats, who was a romantic poet. में 1819 में लिखी गई थी और पहली दफ़ा anonymously publish हुई थी। ये जो poem है, this is one of the great odes of 1819. Now, what do you mean by great odes of 1819? तो 1819 में 1819 में जॉन कीट्स ने 6 ओड्स कंपोज किए थे और वो जो 6 ओड्स हैं वो कीट्स की सबसे ज़्यादा फेमस और वेल रिगार्डेड पोएम्स में से हैं। एंड दीज इंक्लूड ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, जो आपके सामने है, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी। ये पांचों उन्होंने बहुत जल्दी क्विक सक्सेशन में कंपोज किए थे और टू ऑटम उन्होंने सितंबर में लिखा था। पोएम के अंदर 5 स्टैंजाज हैं ऑफ 10 लाइन्स ईच। The poem is written in iambic pentameter. और iambic pentameter क्या होता है? I have talked about that in my introduction to Shakespeare sonnets, the link to which I will leave in the description box below. तो आप उस वाली वीडियो पर जाके डायरेक्टली iambic pentameter वाले सेक्शन पर जंप कर सकते हैं। So when Ode on a Grecian Urn was written, no, तो it was not received well by the contemporary critics. ये तो बाद में like only by the mid 19th century के ये वाला ओड प्रेज होना शुरू हुआ और अब उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओड्स माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नाउ कमिंग टू व्हाट इज एन ओड, आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो के ओड क्या होता है, द लिंक टू विच ऑल्सो आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पर आने से पहले एक बार वो जरूर देखें। नाउ मूविंग ऑन टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकली स्पीकिंग इस पोएम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि जो इस पोएम में डेलिबरेट अटेम्प्ट है पोएट के द्वारा एंशिएंट पास्ट के साथ री एंगेज करने का, एंड ही री एंगेजेस विद द पास्ट इन द होप ताकि वो उससे कुछ सीखेगा। सो दिस वाज पार्ट जो ओवरऑल रिसर्जेंस हो रहा था इन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड आर्टिफैक्ट्स, जो कि क्लासिकल एंटिक्विटी को बिलोंग करते थे, यानी कि एंशिएंट ग्रीस और रोम को। ब्रिटिश म्यूजियम को खुले हुए अभी एक सदी भी नहीं हुई थी, 100 साल भी नहीं हुए थे जब ये वाली कीट्स की पोएम लिखी गई थी। तो दूसरे कल्चर्स के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना और उनके बारे में कॉन्टेम्पलेट करना वो इंक्रीजिंगली पॉपुलर होती जा रही थी एज एन एक्टिविटी। नाउ कमिंग टू द सेटिंग, तो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की सेटिंग क्या है वो एक्सप्लिसिटली नहीं बताई गई है, पर ये क्लियर है कि जो स्पीकर है वो एक अर्न को देख रहा है, एंड यू कैन सी के अर्न क्या होता है इन द पिक्चर जो मैंने शुरू में दिखाया था, दैट्स एन अर्न। सो वी नो कि जो स्पीकर है वो उस अर्न को देख रहा है और दिस माइट सजेस्ट कि कोई म्यूजियम का शायद कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, एंड दिस वुड फिट द आइडिया कि जो साइलेंस अर्न को सराउंड करता है, एंड विच मेक्स सेंस गिवन दैट जो कीट्स थे वो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर टाइम स्पेंड किया करते थे, जहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स जो पुराने पास्ट को एंटिक्विटी को बिलोंग करते थे दे वर स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड। हैविंग सेड दैट, जो मेन सेटिंग है पोएम का, दैट कैन बी सेट टू बी दी अर्न इटसेल्फ। जो स्पीकर है वो उस अर्न से एंट्रांस्ड है, एन्चेंटेड है, मंत्रमुग्ध है उसके ऊपर, एंड थोड़ी देर के लिए वो उसी की दुनिया में ही एंटर्स। जो अर्न है वो खुद डिपिक्ट करता है एक कंट्री साइड सीन या फिर अ सीरीज ऑफ सीन्स जो कि कॉन्ट्रास्ट करते हैं विद द मेट्रोपॉलिटन लोकेशन जिसमें वो अर्न स्टोर्ड है। अर्न कहाँ स्टोर्ड है? म्यूजियम के अंदर, एंड म्यूजियम इज लोकेटेड इन अ मेट्रोपॉलिटन लोकेशन, है ना। एंड वो जो अर्न है पर वो डिपिक्ट क्या कर रहा है? अ कंट्री साइड सीन। तो वो कॉन्ट्रास्ट दोनों के बीच में। एक और फैसेट जो है सेटिंग का, दैट कैन ऑल्सो बी जो स्पीकर का खुद का माइंड है। नाउ कमिंग टू द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो पोएम ये एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं करती कि उसका स्पीकर कौन है, ऑल्दो इट इज ऑफन टेकन कि वो जॉन कीट्स खुद ही हैं। अगेन इतना प्रॉपर इनफ एविडेंस नहीं है कि ये बताने के लिए कि जो पोएम के अंदर थॉट्स हैं वो कीट्स के ही थॉट्स हैं एग्जैक्टली, बट देन देर आर सम क्लूज अलोंग द वे विच डू से दैट के ऐसा है। Now moving to the first stanza. Thou still unravished bride of quietness, the foster child of silence and slow time. तो स्पीकर डायरेक्टली अर्न को एड्रेस करता है और कहता है कि वो
प्योर पार्टनर है, अनराविश्ड ब्राइड वो प्योर पार्टनर है क्वाइटनेस का, और अडॉप्टेड चाइल्ड है साइलेंस का, फॉस्टर चाइल्ड है ना, अडॉप्टेड चाइल्ड है साइलेंस का, एंड ऑफ द वास्ट लेंथ्स ऑफ टाइम. Sylvan historian who can't thus express a flowery tale more sweetly than a rhyme. तो जो अर्न है वो एक हिस्टोरियन है रूरल सीन्स का, सिल्वन हिस्टोरियन, हिस्टोरियन ऑफ द रूरल सीन्स, और वो जो अर्न है वो ज़्यादा बेटर डिपिक्ट करता है उन रूरल सीन्स को बजाय जो पोइट्री है स्पीकर के एरा की, और परहैप्स शायद लैंग्वेज मोर जनरली. बाकी नेक्स्ट 3 लाइन्स में जो स्पीकर है वो वंडर करता है कि क्या स्टोरीज बताई जा रही हैं, जो इमेजेस है ना अर्न पे उनके द्वारा, जो फिगर्स वो डिपिक्ट करता है क्या वो भगवानों की है या ह्यूमन बीइंग्स की है, ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ, या फिर किस पार्ट में है वो ग्रीस के, इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी है ना, यानी कि वो किस पार्ट में है ग्रीस के. व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लॉथ, व्हाट मैड परसूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप. तो स्पीकर यहाँ पर वंडर करता है स्पेसिफिक आइडेंटिटी के बारे में मेल कैरेक्टर्स की, और जो रेलुक्टेंसी दिखने वाली औरतें हैं उनकी. तो पूछता है वो कि जो सीन्स हैं क्या वो शो करते हैं चेज, कि कोई चेज कर रहा है, व्हाट मैड परस्यूट, या फिर कोई अटेम्प्ट कर रहा है वहां से एस्केप करना, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी. अर्न पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को नोट करते हुए जो स्पीकर है वो क्वेश्चन करता है कि जो सीन्स हैं डिस्प्ले पर क्या वो किसी तरीके की डिलीरियस रिवेलरी को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी. सो इन शॉर्ट हमें ये बताया जाता है कि अर्न पे इमेजेस हैं लोगों की हु हैव बीन फ्रोजन इन प्लेस, हमेशा के लिए. सी द लाइन, फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम है ना. जो नैरेटर है वो एक्सप्लेन करता है हमें कि वो जो मैटर है वो डिस्कस कर रहा है इन हिज रोल एज अ हिस्टोरियन, एंड ही इज वंडरिंग कि जो फिगर्स पोट्री में हैं बनी हुई हैं वो कौन सी लेजेंड या स्टोरी कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं. एक उनमें से पिक्चर है विच शोज लाइक आई सेड है ना कि एज इफ के अ गैंग ऑफ मेन चेस कर रहा है कुछ औरतों को, विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैड परस्यूट. पर जो नैरेटर है वो और जानना चाहता है अबाउट द स्ट्रगल टू एस्केप और द वाइल्ड एक्सटेसी. ये जो जक्सटापोजिशन है दो आइडियाज के बीच में वो हमें इंसाइट देता है कि कैसे जो पोएट है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अलग अलग नैरेटिव्स को इनटू वन सीन, एंड ही इज नॉट श्योर कि कौन सा उनमें से ट्रू है. Second stanza now. Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. स्पीकर यहाँ पर म्यूजिक को प्रेज करता है पर क्लेम करता है कि जो म्यूजिक नहीं सुना जा सकता वो और ज्यादा बेटर होता है, एंड विच कैन नॉट बी हर्ड लाइक दैट ऑन द अर्न. देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन. एज सच जो स्पीकर है वो इम्प्लोर करता है अर्न के पाइप्स को टू कीप प्लेइंग, सेंसरी रिवॉर्ड के लिए नहीं पर इन ट्रिब्यूट टू साइलेंस. फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज thou canst not leave thy song nor even those trees be bare. जो स्पीकर है वो फोकस करता है एक यंग पाइपर पे जो कि कुछ पेड़ों के नीचे बैठा है. जस्ट एज जो पाइपर है वो अपना सॉन्ग प्ले करना कभी नहीं रोक सकता बिकॉज ही इज फ्रोजन है ना, वो he is frozen on the earth. Similarly जो पेड़ है वो भी अपनी पत्तियां, उनकी भी पत्तियां कभी नहीं झड़ेंगी. Bold lover never never canst thou kiss though winning near the goal yet do not grieve. स्पीकर उसके बाद फोकस करता है एक सीन पे जो कि दो यंग लवर्स को डिपिक्ट करता है. Although they are nearly kissing लेकिन उनके जो लिप्स हैं they never meet. तो स्पीकर कहता है कि अपसेट मत हो. She cannot fade though thou hast not thy bliss forever will thou love and she be fair. वो कहता है कि although जो किस है that will never happen, लेकिन जो वो दोनों हैं वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे और जो आदमी है वो हमेशा औरत से प्यार करेगा उस पिक्चर में, उस सीन में, और जो औरत है she will always be beautiful. सो नैरेटर इमेजिन कर रहा है कि जो आदमी है जो वो म्यूजिक प्ले कर रहा है वो कभी भी ओल्ड नहीं होगा एंड इट विल बी अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग फैशंस, एंड दिस ऑफर्स अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर ब्यूटी. ही सेज कि जो फिगर्स हैं दे विल नेवर ग्रो ओल्ड, और जो म्यूजिक है उसके अंदर भी एक इमॉर्टल क्वालिटी है, और ये वाला जो म्यूजिक है ये ज्यादा स्वीट है रेगुलर म्यूजिक से. स्टैंजा 3. Ah, happy, happy boughs that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu. अब स्पीकर एड्रेस करता है जो ट्री की इमेजेस है अर्न पर उनको, एंड ही
calls their boughs happy because जो उनकी leaves हैं वो कभी नहीं झड़ेंगी and उनको spring को कभी भी bye नहीं बोलना पड़ेगा. Adieu is to say goodbye और bough होता है जो tree की main branch होती है वो. And happy melodist unwearied forever piping songs forever new. जो स्पीकर है देन ही कम्स बैक टू द पाइपर जो इससे पहले स्टैंजा में उसने बात करी थी और वो उसको देखता है एज हैप्पी एंड अनटायरिंग. जो पाइपर है वो हमेशा नया म्यूजिक बजाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव. And when he thinks about this fills the speaker with thoughts of happiness and with thoughts of love. Forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young. जो figures है earn पर उनके पास हमेशा कुछ अच्छा होगा, happiness होगी to look forward to and they will always be out of breath. उनकी सांस फूली होगी from the chase and they will always be young. All breathing human passion far above that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. He says कि जितने भी living human world के passions हैं, all the passions, right? All breathing human passion far above, they are far removed from the figures on the urn. और ये जो passions हैं, ये heartache cause करते हैं. They cause lovesick fevers and they cause thirst. A burning forehead, fever यानी कि and a parching tongue यानी कि प्यास. तो इस स्टैंजा के अंदर उसने कहा कि जो उनका म्यूजिक है that will not grow old और जो leaves हैं they will never fall. तो उन leaves की तरह जो love है दोनों lovers के बीच में that is also immortal and it will not have a chance कि वो old हो या it to grow stale. He says कि जो normal love होता है humans के बीच में वो time के साथ साथ that can turn into a breathing human passion and it becomes a burning forehead and a parching tongue जो last line है ना. पर ये वाली problem ये जो young lovers depicted है urn पे ये face नहीं करेंगे. तो narrator जो है वो ये reveal करता है that he desires कि जो उनकी ability है इस temporary nature of life से escape करने की वो चाहता है. He says कि जो ये पाइपर का song है वो हमेशा नया रहेगा और जो वो लड़की है उसकी लवर वो हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहेगी. और वो कहता है कि ये जो लव है ही बिलीव्स कि ये जो प्यार है दिस इज फार अबव जो स्टैंडर्ड ह्यूमन बॉन्ड होता है उससे ये बहुत ऊपर है बिकॉज वो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉन्ड है वो टाइम के साथ साथ दैट ग्रोज टायर्ड एंड वियरी. जो पास्ट टंग है उससे ही कैन ऑल्सो मीन कि जो द फ्लेम ऑफ पैशन दैट इट डिमिनिशेस ओवर टाइम पर विच इज समथिंग कि इस यंग कपल को उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है. और जो पोएट है वो रिग्रेट करता है कि उसके पास वो चांस नहीं है इमॉर्टैलिटी के लिए जैसा कि इन दो फिगर्स पे जो अर्न पे डिपिक्टेड है उनके पास है. स्टैंजा 4 नाउ. Who are these coming to the sacrifice to what green altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed? अब स्पीकर एक और सीन के बारे में बात करता है जो अर्न पे बना हुआ है एंड इट लुक्स लाइक कि वो डिपिक्ट करता है कोई सेरेमोनियल प्रोग्रेशन. वो नोटिस करता है एक फिगर को ऑफ अ शैडोई प्रीस्ट और वो जो शैडोई प्रीस्ट है ही इज लीडिंग अ काउ और वो जो गाय हैं वो आसमान की तरफ देख के द काउ इज मूविंग एंड जो काउ है it is dressed with ceremonial silks and flowers and all her silken flanks with garlands dressed यानी कि okay that it is dressed like that. What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk this pious morn. तो ये वाली इमेज देखकर जो स्पीकर है वो ये सोचता है कि ये जो प्रोसेशन है ये कहाँ से आया है, कौन सा टाउन है बाय द रिवर बाय द कोस्ट और माउंटेन जो कि चुप हो गया है विच हैज क्वाइटेंड बिकॉज वहाँ के जो सारे लोग हैं दे हैव लेफ्ट फॉर दिस सिग्निफिकेंट मॉर्निंग. ये जो रिलीजियसली सिग्निफिकेंट मॉर्निंग है ना. एंड लिटिल टाउन बाय स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल बी साइलेंट एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर डेजोलेट कैन एवर रिटर्न. जो स्पीकर है वो डायरेक्टली इस अननोन टाउन को एड्रेस करता है यहाँ पर और एक्नॉलेज करता है कि जो उसकी स्ट्रीट्स हैं वो हमेशा के लिए साइलेंस में फ्रोजन है. कोई भी नहीं बचा है जो ये एक्सप्लेन कर सके कि क्यों ये टाउन खाली है, एम्प्टी है. तो इस स्टैंजा में पोएट ने हमें कौन सी इमेज दिखाई कि
कुछ लोगों का जो ग्रुप था वो एक गाय को लेकर जा रहे थे सैक्रिफाइस करने के लिए. नाउ रिमेंबर जो स्पीकर था वो ही वाज इमेजिनिंग कि जो ये लिटिल टाउन है वो कहाँ से आए हैं एंड हाउ इट्स डिजर्टेड बिकॉज जो उसके इनहेबिटेंट्स है दे आर फ्रोजन इन द इमेज हमेशा के लिए. ये हिंट करता है एट व्हाट ही सीज एज द लिमिटेशंस ऑफ जो स्टैटिक पीस ऑफ आर्ट है उसका, बिकॉज जो व्यूअर है वो कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि क्या मोटिवेशन थे लोगों के या फिर क्या रियल स्टोरी थी विच मेक्स देम इंटरेस्टिंग एज पीपल. तो इस स्टैंजा में जो पोएट है ही कैन थिंक कि जो ये टाउन है वो हमेशा के लिए डेजर्टेड रहेगा. अगर इन लोगों ने जो अपना ओरिजिन था जहाँ से वो हैं बिलोंग करते हैं, इफ दे हैव लेफ्ट दैट, तो वो वहाँ पर कभी वापस नहीं जा पाएंगे. तो इस सेंस में वो कन्फ्रंट करता है जो लिमिट्स है स्टैटिक आर्ट के उसको. ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवरवrought with forest branches and the trodden weed, thou silent form dost tease us out of thought as doth eternity. Cold pastoral, when old age shall this generation waste, thou shalt remain in the midst of other woo than ours, a friend to man to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all you know on earth and all you need to know. तो यहाँ पर जो स्पीकर है ही इज़ लुकिंग एट दी अर्न, और जो उसने चीज़ें नोट करी थी अर्न के बारे में वो उनके बारे में ही रिकैप सा देता है यहाँ पर के ऑफ दोज मैन एंड वेमेन और जो उसका डिपिक्शन था नेचर का. तो स्पीकर के लिए जो अर्न है इट सीम्स टू ऑफर एक टेम्पररी रिस्पाइट फ्रॉम थॉट, उसी तरीके से जैसे कि इटर्निटी करती है. पर ये वाला जो रिस्पाइट है ये रिस्पाइट उसको इनह्यूमन और फॉल्स लगता है एंड दैट इज वाई जो स्पीकर है वो अर्न को कोल्ड बोलता है. इस सेंटिमेंट से इंस्पायर होकर स्पीकर नोट करता है कि जब सब उसकी जनरेशन में मर जाएंगे तो जो अर्न है वो तब भी रहेगा. जो अर्न है वो लोगों की कॉन्टेम्पलेशन का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग होंगी. जो स्पीकर की जनरेशन की प्रॉब्लम्स थी उनसे, उनके लिए जो अर्न है वो कहेगा कि ब्यूटी और ट्रुथ दोनों एक ही चीज़ हैं, दे आर वन एंड द सेम. और ये जो फैक्ट है दिस इज ऑल दैट इज पॉसिबल टू नो एंड ऑल दैट एनीबडी actually needs to know. You know on earth and all you need to know, है ना. तो ये जो लास्ट टू लाइंस है ना, दीज हैव बिकम अ सोर्स ऑफ कंटेंशन स्कॉलर्स के लिए, बिकॉज कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि कीट्स ने ये स्टेटमेंट ऐसे ही ऑफ हैंडेडली लिख दिया था जस्ट एज अ वे टू क्लोज द पोएम, और उसका कोई अलग से इनहेरेंट मीनिंग नहीं है. कुछ लोगों ने, कुछ स्कॉलर्स ने इसका मीनिंग एग्जामिनेशन करने की कोशिश करी है एंड कोशिश करी है एग्जामिन करने की द मीनिंग्स ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी एज कॉन्सेप्ट्स इन देमसेल्व्स. और वो सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रुथ है इट में रेफर के जो ओवर ऑर्डर है ऑफ द यूनिवर्स, इट में रेफर टू दैट. कुछ और स्कॉलर्स हैं जिनको लगता है कि ये इंटेंशनली एक आयरॉनिक फ्रेज है और उसको सिर्फ फेस वैल्यू पे लेना एज सिंपल एंड नीट, दैट्स नॉट व्हाट दे एंडोर्स, एंड दिस डिबेट कंटिन्यूज. And with this we come to the end of today's video. I hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment and subscribe. Thank you so much.